नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ 24 अप्रैल को सहारनपुर से यूपी निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। उधर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक गाजियाबाद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मेरठ से चुनाव प्रचार अभियान छेड़ेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी में से दूसरे चरण के प्रत्याशियों को लेकर मंथन पूरा हो गया है। वहीं शुक्रवार को पहले दिन भर प्रदेश मुख्यालय पर क्षेत्रवार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली है और साथ ही साथ शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 5 कालिदास मार्ग में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में मेयर और जिला मुख्यालय वाली पालिकाओं के अध्यक्ष पद प्रत्याशियों के नामों के पैनल को अंतिम रूप दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी 24 अप्रैल को सहारनपुर से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और इसी दिन उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक गाजियाबाद और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मेरठ से प्रचार अभियान शुरू करेंगे। तो निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान योगी आदित्यनाथ शुरू करेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मेरठ से चुनाव प्रचार अभियान छेड़ेंगे और वहीं ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी में दूसरे चरण के प्रत्याशियों को लेकर मंथन पूरा हो गया है। साथ ही साथ शुक्रवार को पहले दिन प्रदेश मुख्यालय पर क्षेत्रवार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली है, जहां पर शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 5 कालिदास मार्ग में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में मेयर और जिला मुख्यालय वाली पालिकाओं के अध्यक्ष पद प्रत्याशियों के नामों के पैनल को अंतिम रूपरेखा दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी 24 अप्रैल को सहारनपुर से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और इसी दिन उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक गाजियाबाद और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मेरठ से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर अभियान योगी आदित्यनाथ शुरू करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक भी प्रचार अभियान शुरू करेंगे। वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मेरठ से चुनाव प्रचार अभियान छेड़ेंगे। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी के दूसरे चरण के प्रत्याशियों को लेकर मंथन पूरा हो गया है और शुक्रवार को पहले दिन भर प्रदेश मुख्यालय पर क्षेत्रवार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चली। वहीं शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 5 कालिदास में मार्ग पर ये बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में मेयर जिला मुख्यालय वाली पालिकाओं के अध्यक्ष पद प्रत्याशियों के नामों के पैनल को अंतिम रूप दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 अप्रैल को सहारनपुर से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और इसी दिन उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक गाजियाबाद और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मेरठ से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। एक 155 देशों के जल से अक्षय तृतीया के अभिजीत मुहूर्त में 23 अप्रैल को राम मंदिर का अभिषेक होगा। इसमें अमेरिका के 14 मंदिरों और 12 नदियों का जल भी शामिल है। आपको बताते चले कि 8 देशों के राजदूत सहित 40 देशों के अप्रवासी अयोध्या पहुंच चुके हैं। इसमें तजाकिस्तान में और ताज मोहम्मद भी शामिल है, जिन्होंने बाबर की जन्मभूमि की नदी कशक के दरिया सहित कई मुस्लिम देशों की नदियों का जल भेजा है। वहीं दिल्ली के पूर्व बीजेपी विधायक विजय जौली ने बताया कि राम मंदिर के जलाभिषेक के लिए 155 देशों का जल कलश अयोध्या आया है और इसमें उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चेरकिक नदी, तजाकिस्तान की बक्शा नदी और यूक्रेन डीनेस्टिक, रूस की वोल्गा, मारिसच की गंगा तालाब और हिंद महासागर का जल भी आया है। तो सीएम योगी रामलला का जलाभिषेक करेंगे। आपको बता दें कि विश्व के 155 लोग इसमें अक्षय तृतीया के अभिजीत मुहूर्त में 23 अप्रैल को राम मंदिर का अभिषेक होगा। इसमें अमेरिका के 14 मंदिरों और 12 नदियों का जल भी शामिल है। दरअसल 8 देशों से राजदूत सहित 40 देशों के अप्रवासी अयोध्या पहुंच चुके हैं और इसमें तजाकिस्तान और ताज मोहम्मद भी शामिल है, जिन्होंने बाबर की जन्मभूमि की नदी कशक के दरिया सहित कई मुस्लिम देशों की नदियों का जल भेजा है। वहीं दिल्ली के पूर्व
बीजेपी विधायक विजय जॉली ने बताया कि राम मंदिर के जलाभिषेक के लिए 155 देशों का जल कलश अयोध्या आया है। इसमें उज्बेकिस्तान और ताजकंद में चिरचिक नदी और तजाकिस्तान की बक्शा नदी, यूक्रेन की डेनिस्टर, रूस की वोल्गा और मॉरिशस की गंगा तालाब और हिंद महासागर का जल भी इसमें है। तो वहीं कैमरे के सामने पुलिस हिरासत में हुई माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दरअसल एसआईटी की पूछताछ में मिली जानकारी यही संकेत देती है कि शूटरों ने ऑपरेशन अतीक तो माफिया के साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए रवाना होने के साथ ही शुरू हो गया था। शूटर पल पल की जानकारी ले रहे थे और पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर होते ही तीनों शूटर प्रयागराज आ पहुंचे। वही हत्या की जगह से लेकर शूटरों के ठहरने का ठिकाना तय दिख रहा था। आपको बताते चले कि अहम बात तो यह है कि बगैर सिम कार्ड वाले 2 मोबाइल फोन बरामदी की गई है और अब हो रही है। और वही पुलिस ने उन्हें हत्याकांड के तुरंत बाद ही होटल में बरामद कर लिया था। एसआईटी की पूछताछ में साफ हो चुका है कि तीनों शूटरों को 2 मददगार हर तरह से गाइड कर रहे थे। इनमें से एक मददगार स्थानीय है जबकि दूसरा बाहरी है। वही उसी में रास्तों से परिचय कराया जाए और शक है कि इसी ने बताया था कि कहां पर शूटर ठहरे हैं और स्थानीय मदद का लाभ उठाते हुए शूटर हत्याकांड के 3 दिन पहले यहां पहुंच गए और खुलादबाद थाने से लगे ऐसे होटल में ठहरे थे जहां की कोलिवन अस्पताल की दूरी चंद मिनटों में तय की जा सकती है। तो वही अतीक और अशरफ की हत्याकांड के बाद आपको बताते चले कि नए खुलासे हो रहे। दरअसल आपको बताते चले कि माफिया के साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए रवाना होने के साथ ही इनकी पूरी प्लानिंग शुरू हो गई थी। शूटर पल पल की जानकारी ले रहे थे। वही पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर होते ही तीनों शूटर प्रयागराज आ पहुंचे और हत्या की जगह से लेकर शूटरों के ठहरने का ठिकाना तक तय दिख रहा था। अहम बात तो यह है कि बगैर सिम कार्ड वाले 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने उन्हें हत्याकांड के तुरंत बाद ही होटल से बरामद कर लिया था और एसआईटी की पूछताछ में साफ हो चुका है कि तीनों शूटरों को 2 मददगार हर तरह से गाइड कर रहे थे और इनमें से एक मददगार स्थानीय है जबकि दूसरा बाहरी बताया जा रहा है। वहीं उसी रास्तों से परिचय कराया, शक है कि इसी ने बताया था कि कहां पर शूटर ठहरे हुए हैं। वहीं स्थानीय मदद का लाभ उठाते हुए शूटर हत्याकांड के 3 दिन पहले यहां पहुंच गए और खुलदाबाद थाने से लगे ऐसे होटल में ठहरे थे जहां पर कोलिवन अस्पताल की दूरी चंद मिनटों में तय की जा सकती है। तो आपको बताते चले कि अतीक अशरफ हत्याकांड में लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि शूटर पहले से ही तैयार थे और साबरमती जेल में जब अतीक अहमद वहां पर था और उसे प्रयागराज लाया जा रहा था तभी से शूटरों की प्लानिंग हो चुकी थी। वहीं आपको बताते चले कि एसआईटी को पूछताछ में मिली जानकारी में ये संकेत देती है कि शूटरों ने ऑपरेशन अतीक तो माफिया के साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए रवाना होने के साथ ही शुरू हो गया था। शूटर पल पल की जानकारी ले रहे थे और पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर होते ही तीनों शूटर प्रयागराज आ पहुंचे। हत्या की जगह से लेकर शूटरों के ठहरने का ठिकाना तक तय दिख रहा था। अहम बात तो यह है कि बगैर सिम कार्ड वाले 2 मोबाइल फोन बरामदगी की गई है और पुलिस ने उन्हें हत्याकांड के तुरंत बाद ही होटल से बरामद कर लिया है। वहीं एसआईटी की पूछताछ में साफ हो चुका है कि तीनों शूटरों को 2 मददगार हर तरह से उनको गाइड कर रहे थे और इनमें से एक मददगार स्थानीय है जबकि दूसरा बाहरी बताया जा रहा है। उसी ने रास्तों से परिचय कराया। शक तो ये भी है कि इसी ने बताया था कि कहां पर शूटर ठहरे हुए हैं। स्थानीय मदद का लाभ उठाते हुए शूटर हत्याकांड के 3 दिन पहले यहां पहुंच गया और खुलदाबाद थाने से लेकर ऐसे होटल में ठहरे थे जहां से कोलिवन अस्पताल की दूरी चंद मिनटों में तय की जा सके। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए एक कड़ी चुनौती साबित हो गई है।
बेटे असद के एनकाउंटर में मारे जाने और पति और देवर की हत्या के बाद उसका सामने आना चर्चा का विषय बन गया है। वहीं पुलिस का मानना है कि शाइस्ता की गिरफ्तारी के बाद उमेशपाल हत्याकांड से जुड़े कई राज सामने आएंगे, इसलिए अब पुलिस ने उस पर इनाम की राशि तक 1 लाख करने का प्रस्ताव तैयार कर दिया है। वहीं धूमनगंज पुलिस ने उमेश और उनके 2 गनर की भी हत्या कर एफआईआर दर्ज करने के बाद शाइस्ता पर ध्यान नहीं दिया था। जब पुलिस ने अतीक के करीबियों को पकड़ा तब पता चला कि शाइस्ता ने ही शूटरों को आईफोन और रुपये मुहैया कराए थे। वही शाइस्ता की तलाश तेजी से चल रही है। उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। बाद में ये इनाम राशि बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है और अब पुलिस इनाम की राशि 1 लाख करने का प्रस्ताव बना रही है। तो लगातार अतीक और अशरफ के हत्या के बाद से शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक सरदर्द साबित हो रही है। बताते चले कि शाइस्ता को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है। दरअसल उमेशपाल हत्याकांड ने नामजद अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए एक बड़ी और कड़ी चुनौती साबित हो रहा है। दरअसल बेटे असद के एनकाउंटर में मारे जाने और पति देवर की हत्या के बाद उसका सामने आना एक चर्चा का विषय बन चुका है। पुलिस का मानना है कि शाइस्ता की गिरफ्तारी के बाद उमेशपाल हत्याकांड से जुड़े कई राज सामने आएंगे, इसलिए अब पुलिस ने उस पर इनाम की राशि 1 लाख करने का प्रस्ताव तैयार किया है। धूमनगंज पुलिस ने उमेश और उनके 2 नगर की हत्या की एफआईआर दर्ज करने के बाद शाइस्ता पर ध्यान नहीं दिया था। जब पुलिस ने अतीक के करीबियों को पकड़ा तब पता चला कि शाइस्ता ने शूटरों को आईफोन और रुपये मुहैया कराए थे। वहीं शाइस्ता की तलाश तेज हो गई है, लेकिन वह निकल चुकी थी और उस पर 25,000 का इनाम घोषित हो गया। वहीं बाद में इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी शाइस्ता परवीन का कोई सुराग नहीं मिल पाया है और अब पुलिस इनाम की राशि 1 लाख करने का प्रस्ताव बना रही है। तो वहीं अब यूपी में अतीक और अशरफ की हत्या पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का भी बयान सामने आया है। दरअसल पुलिस सुरक्षा के बीच फायरिंग हुई, जो कानून व्यवस्था के लिए काफी गंभीर मुद्दा है और जांच होनी चाहिए, ऐसा दुष्यंत चौटाला ने कहा है। सरकार ने जुडिशियल इंक्वायरी उसमें प्रोव कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन देखते, सुप्रीम कोर्ट कुछ अलग दिशा निर्देश अनुसार कोई कार्रवाई की बात करता है। जो घटना हुई जरूर लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ी गंभीर है कि किस तरीके से पुलिस की सिक्योरिटी के बीच में भी इस तरह की फायरिंग, थरो इंक्वायरी होगी। ये कहना हत्याकांड आज हुआ है, कैसे हुआ है, प्लान्ड है। हरियाणा प्रदेश होता तो जरूर मैं भी पूछ के डीजीपी से आपको बता देता। यूपी सरकार इस पे ज्यादा क्लैरिटी दे पाएगी, पर मैं ये कहता हूँ कि पुलिस के सिक्योरिटी के बीच में ऐसा घटनाक्रम होना, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है, ऑलरेडी इसमें जुडिशियल इंक्वायरी मांगी। सरकार ने जुडिशियल पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि राम राज्य जातीय जनगणना से ही संभव होगा, जो सच्चा सामाजिक न्याय करेगी। और फिर राम राज्य समाजवाद तभी संभव है जब जाति जनगणना हो। जाति जनगणना होने के बाद ही सबका साथ सबका विकास होगा। जाति जनगणना से ही भाईचारा आएगा। जाति जनगणना से ही भेदभाव खत्म होगा। जाति जनगणना से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। जाति जनगणना से ही समाजवाद आएगा। जाति जनगणना से ही राम राज्य आएगा। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में वेजिटेबल निर्यातक कंपनी के निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर में ओवरलोडिंग के कारण हादसा हो गया, जिसमें 5 स्ट्रिंग फ्लोर अचानक गिर गए और 4 मजदूरों के दबने की खबर आ रही है। वहीं बताते चले कि जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद में सनशाइन वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड ने बन रहे कोल्ड स्टोर में देर रात 11 बजे अचानक निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर 5 शटरिंग फ्लोर
गिर गए और जिसके बाद करंट प्लांट में अफरा तफरी मच गई है। वही बताते चले कि करंट प्लांट में 24 घंटे काम चलता है। मजदूर शिफ्ट काम करते हैं और देर रात को हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई है। वहीं प्रत्यक्षदर्शी मजदूरों ने दावा किया कि निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर का काम कभी पूरा नहीं किया हुआ था। वहीं निर्माण के दौरान शटरिंग फ्लोर्स पर गायों से भरे गोलियां दिए गए थे और ओवरलोडिंग के कारण शटरिंग फ्लोर एक एक कर पल भर में नीचे जा गिरे। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि हादसे में 4 मजदूर दब गए, जिनमें से घंटों की मशक्कत के बाद एक मजदूर को सकुशल निकाल लिया गया है। हालांकि अभी तक 3 मजदूर फंसे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे बीजेपी के विधायक लक्ष्मी राज सिंह ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजदूरों के परिजनों ने हंगामा किया और उनको समझाया जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है, शीघ्र ही फंसे हुए लोगों को निकाल लिया जाएगा। वहीं बुलंदशहर के जिलाधिकारी ने भी एनडीआरएफ की टीम को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। तो आपको बताते चले कि निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर में अचानक हादसा हो गया। बताते चले कि 5 शटरिंग फ्लोर गिर के ध्वस्त हो गया है। वही साथ ही साथ बताते चले कि 24 घंटे काम वहां पर चलता है। मजदूर शिफ्ट में काम करते हैं और देर रात को हादसे के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। वहीं पर प्रत्यक्षदर्शी मजदूरों ने दावा किया है कि निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। निर्माण के दौरान शटरिंग फ्लोर्स पर गायों से भरे गोरिल्ला दिए गए थे और ओवरलोडिंग के कारण शटरिंग फ्लोर एक एक कर पल भर में नीचे जा गिरे। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने यह भी बताया कि हादसे में 4 मजदूर दब गए, जिनमें से घंटों की मशक्कत के बाद एक मजदूर को सकुशल निकाल लिया गया। हालांकि अभी तक 3 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं। वहीं मौके पर पहुंचे बीजेपी के विधायक लक्ष्मी राज सिंह ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजदूरों के परिजनों ने हंगामा किया है कि उनको समझाया जा रहा है और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है, शीघ्र ही फंसे हुए लोगों को निकाल लिया जाएगा। साथ ही साथ बुलंदशहर के जिलाधिकारी ने भी एनडीआरएफ की टीम को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।